कॉम्फैक्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। सुनिएगा, इससे पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात की जाए तो कल हमने ख़त्म किया था, कल हम बात कर रहे थे, हमने मैकेनिज़्म स्टार्ट किया था, सही है ना। वहाँ पे हमने दो बातें की थी, एक इंटीमेट मैकेनिज़्म, एक स्टोक्योमेट्रिक मैकेनिज़्म। फिर आपने दो बातें पढ़ी कि एक तो हमें बताता है टाइप ऑफ एक्टिवेशन, एक हमें बताता है आपके पास टाइप ऑफ मैकेनिज़्म। और फिर मैकेनिज़्म में आपने कहा था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, वो आपके पास जनरली तीन प्रकार के मैकेनिज़्म से जाती है। आपने बोला एक आपके पास था डिसोसिएटिव मैकेनिज़्म, जिसमें आपने ये कहा कि जो इंटरमीडिएट बनता है वो एक कोऑर्डिनेशन नंबर कम का बनता है। दूसरी बात आपने पढ़ी दैट इज़ एसोसिएटिव मैकेनिज़्म। आपने बेसिक सी रिएक्शन हमने पढ़ी थी, इसमें क्या होता है, तो आपने एसोसिएटिव पाथवे में पढ़ा कि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा वो एक कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा का बनेगा। और फिर आपने बात की थी इंटरचेंज मैकेनिज़्म, और इंटरचेंज में दो कहानी थी, एक IA और एक ID। इंटरचेंज में आपने ये सीखा था कि आपके पास भाई इंटरचेंज मैकेनिज़्म के अंदर आपके पास इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं होती। अब सुनना भाई, अब मैं शुरू करने वाला हूँ कि मैकेनिज़्म आपके पास, तो हम तीनों मैकेनिज़्म सीक्वेंस में पढ़ेंगे। हर मैकेनिज़्म से रिलेटेड हमें क्या क्या फैक्टर पे फोकस करना है। सबसे पहली बात, मैकेनिज़्म की काइनेटिक्स। पहला काम होगा हम मैकेनिज़्म की काइनेटिक्स सीखेंगे। दूसरा काम हमारा होगा यहाँ पे कि इस मैकेनिज़्म के अंदर आपके पास इंटरमीडिएट कौन सा जनरेट होगा, किस ज्योमेट्री का इंटरमीडिएट जनरेट होगा। और तीसरा पॉइंट हम यहाँ जो पढ़ेंगे वो हमारा ये रहेगा कि फैक्टर अफेक्टिंग, इसके रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सही है। उसके बाद हम जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसी में डिस्कस करेंगे हर मैकेनिज़्म के साथ, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट, कि भाई किस मैकेनिज़्म में हमारा प्रोडक्ट कैसे बनेगा। प्रोडक्ट का मतलब कि यहाँ पे आपके पास कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, जनरली यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में आइसोमराइज्ड प्रोडक्ट बोल देते हैं। या फिर आपके पास ये पढ़ेंगे कि भाई जैसा रिएक्टेंट था वैसा ही आपका प्रोडक्ट बनेगा, जिसको हम बोलते हैं रिटेंशन इन द प्रोडक्ट, जैसा था वैसा ही बन गया। आइसोमराइज्ड मतलब एक से ज़्यादा वहाँ पे बन गए। तो ये सारी बातों को हम डील करेंगे, सही है ना। और देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक एक बात को अच्छे से समझना है और आपको समझ भी आएगी, सही है। अब सुनो भाई, डिसोसिएटिव मैकेनिज़्म की कहानी हम शुरू करेंगे सबसे पहले। अब डिसोसिएटिव मैकेनिज़्म को पढ़ने से पहले हम एक बार ये चेक करेंगे, जो हम सीखेंगे यहाँ पे वो हम सीखेंगे टाइप ऑफ लिगैंड। लिगैंड का क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, क्योंकि बार बार आपके सामने हम यहाँ पे लिगैंड को डिस्कस करेंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से आपके पास जनरली रेट अफेक्ट करता है। तो बेसिकली सबसे पहली बात, यहाँ पे अगर मैं कोऑर्डिनेशन के रिएक्शन मैकेनिज़्म के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड की बात करूँ, ध्यान देना, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड समझना एक बार। देखो, तो जब हम मैकेनिज़्म पढ़ेंगे वहाँ पे हम लिगैंड को दो तरीके से बोलेंगे, ध्यान देना। एक तो जनरली कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिएगा एक मेरे पास एक सिंपल सा एक कॉम्प्लेक्स मैं लेके चल रहा हूँ MLNX, ये कॉम्प्लेक्स हमने एक लिया, ध्यान देना। तो यहाँ पे जब हम इनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं तो हमें पता है एक लिगैंड आपका जाएगा, सही है, एक लिगैंड आपका जाएगा और दूसरा कोई इनकमिंग लिगैंड वहाँ पे आके जुड़ेगा। तो यानी कि जब हम कॉम्प्लेक्स का मैकेनिज़्म जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास लिगैंड में एक तो हमारे पास जनरली हम ये बोलेंगे कि लीविंग ग्रुप होगा। कैसा ग्रुप होगा? लिविंग ग्रुप, यानी कि हमारे पास जाने वाला लिगैंड, सही है, जो जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिएगा एक्स हमारा यहाँ पे लिगैंड जाने वाला है, लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पे तो पहली बात तो हमारे पास एक्स हमारे पास क्या हो गया, लिविंग ग्रुप, जो लिगैंड जाएगा। दूसरा जो टर्म हम यूज़ करेंगे, अब इसको छोड़ के ध्यान देना, मान लीजिएगा ये कोई भी कॉम्प्लेक्स था, कितनी ही कोऑर्डिनेशन नंबर का हो सकता है। मान लीजिए जनरली 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं। सुनिएगा, तो मान लीजिएगा यहाँ पे हमने मान लिया ये एक्स है, इसके साथ LN बहुत सारे लिगैंड लगे हुए हैं, तो एक्स आपके पास जाने वाला है। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक्स को छोड़ के जितने भी लिगैंड, मान लो L, कितने LN हमने लिखा है, जितने भी लिगैंड इस कॉम्प्लेक्स पे लगे हुए हैं उन सबको हम नाम देते हैं दैट इज ऑक्सिलरी लिगैंड। ध्यान देना, समझना,
क्या नाम यूज किया हमने, बार बार कोऑर्डिनेशन के रिएक्शन मैकेनिज्म में हम बात करेंगे ऑक्सिलरी लिगेंड, या फिर हम इनको बोलते हैं स्पेक्टेटर लिगेंड। क्या बोलते हैं भाई साहब, स्पेक्टेटर लिगेंड। सुनना जी, ऑक्सिलरी लिगेंड या फिर स्पेक्टेटर लिगेंड, यानी कि एलन जो लिगेंड है, एक्स तो हमारे पास जाने वाला हो गया, और जो एलन लिगेंड इस मेटल के साथ अटैच है उनको हम क्या बोल रहे हैं, स्पेक्टेटर या फिर ऑक्सिलरी। सही है। तो लिगेंड का क्लासिफिकेशन कोऑर्डिनेशन के रिएक्शन मैकेनिज्म में हम बात डील करेंगे, तो कई बार हम बातें करेंगे ऑक्सिलरी लिगेंड, तो समझ जाना है वहां पे हमारे पास ऑक्सिलरी लिगेंड क्या होंगे, जाने वाले लिगेंड को छोड़ के सारे जो लिगेंड होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्टेटर लिगेंड। दूसरा या फिर ऑक्सिलरी लिगेंड। सही है। और जो जाने वाला है वो हमारे पास लिविंग लिगेंड होगा, ये जा रहा लिविंग ग्रुप बोल सकते हैं। सही है। तो अब हम बात करते हैं इन ऑक्सिलरी लिगेंड को, हम देखते हैं ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे और कैसे कैसे ये अफेक्ट करते हैं। सुनना जी, देखो तो आपने यहाँ से ये देखा कि कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स है उसमें एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान जो लिगेंड जा रहा है वो तो आपका लिविंग ग्रुप हो गया। उसके अलावा जो भी लिगेंड है उनको हमने एक टर्म यूज की, दैट इज ऑक्सिलरी लिगेंड या फिर स्पेक्टेटर लिगेंड। सुनना जी, अब ये जो ऑक्सिलरी लिगेंड है, ऑक्सिलरी लिगेंड है या फिर मैं बोल सकता हूं स्पेक्टेटर लिगेंड, स्पेक्टेटर, ध्यान देना, स्पेक्टेटर लिगेंड की अगर बात की जाए सुनना जी, ये दो तरीके से हो सकते हैं। समझना एक बात, मैंने यहाँ पे दो तरीके से स्पेक्टेटर लिगेंड को हमने यहाँ पे लिखा है। एक हम बोलते हैं TSL और एक हम बोलते हैं CSL। ध्यान दीजिएगा, CSL और TSL का मतलब क्या है। बेसिकली TSL का मतलब है ट्रांस स्पेक्टेटर लिगेंड। क्या नाम है, ट्रांस स्पेक्टेटर लिगेंड। अब कॉम्प्लेक्स को कंसिडर करके भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि आगे जब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो बार बार हम इन्हीं बातों का जिक्र करेंगे, TSL CSL, तो इन टर्म को आपको याद रखना है। CSL दैट इज सिस स्पेक्टेटर लिगेंड, दैट इज सिस स्पेक्टेटर लिगेंड। सुनिएगा, तो यहां से अगर मैं बात करता हूं, ध्यान देना, TSL और CSL कौन TSL होगा, कौन CSL होगा, तो हम जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो बेसिकली ध्यान देना, अगर हम यहाँ डील करें सबसे पहले बात अगर मैं बात करूं TSL किसको बोलते हैं, तो मान लीजिएगा अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करता हूं, मान लीजिएगा ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, L यहाँ पे है, ये लिगेंड L है, ये L' है और ये X है। इससे समझते हैं हम। तो देखो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में अगर X हमारा लिविंग ग्रुप है या लिविंग लिगेंड है, ध्यान देना, X हमारा लिविंग लिगेंड है, तो लिविंग ग्रुप के बेसिस पे ही हम डिसाइड करते हैं TSL और CSL। ध्यान देना। अब स्पेक्टेटर की बात करें तो अगर स्पेक्टेटर का हिंदी में मतलब देखें तो क्या होता है, दर्शक। ध्यान से सुनना, दर्शक। तो यहाँ पे जो X लिगेंड है, X हमारा क्या था, लिविंग ग्रुप, इसके 180 डिग्री पे, इसके 180 डिग्री के ऊपर जो लिगेंड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं TSL। बोले तो ट्रांस स्पेक्टेटर लिगेंड, यानी कि इसको यहां से देख रहा है 180 डिग्री से, तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, TSL। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए TSL क्या होगा, द लिगेंड विच इज प्रेजेंट 180 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू लिविंग लिगेंड। लिविंग ग्रुप के 180 डिग्री पे, बोले तो एंटी पोजीशन पे जो लिगेंड प्रेजेंट होगा वो हमारा होगा ट्रांस स्पेक्टेटर लिगेंड। इसके अलावा जितने भी ऑक्सिलरी लिगेंड बचेंगे, एक तो लिविंग ग्रुप बना, लिविंग ग्रुप के 180 पे कौन है, TSL। इसके अलावा जितने भी लिगेंड बचे, जनरली हम ये भी बोल सकते हैं 90 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू, 90 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। ये दोनों लिगेंड इसके रेस्पेक्ट में कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। तो यहां से L' तो क्या बन गया आपके पास, TSL, और L और L ये दोनों, ये क्या बने, ये भी CSL और ये भी CSL।
तो हमारे पास ऑक्सिलरी लिगेंड के क्लासिफिकेशन में दो टर्म निकल के आए हैं भाई, एक आपके पास CSL और एक आपके पास TSL। तो आपसे पूछा जाए, फिर से सुनो, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, मेटल का कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा, एक हमारे पास लिविंग ग्रुप होगा और जितने भी लिगेंड होंगे वो सारे के सारे हमारे पास ऑक्सिलरी लिगेंड होंगे या फिर स्पेक्टेटर लिगेंड होंगे। लिविंग लिगेंड के 180 डिग्री पे कौन बैठा होगा? TSL, और उसके 90 डिग्री पे या फिर TSL को छोड़ के जितने भी लिगेंड होंगे उनको हम जनरली क्या बोलेंगे विद रेस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप? CSL, सिस स्पेक्टेटर लिगेंड। अगली बात सुनना यहां पे, देखो यहां पे अगर हम बात करें, जब हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन अभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो TSL और CSL कैसे अफेक्ट करते हैं रेट को, सुनना जी। कौन कौन सा फैक्टर लेके आते हैं, ध्यान दीजिएगा। सिमिलरली अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की कहानी पढ़ूं, यहाँ पे ध्यान देना, मान लीजिएगा एक कॉम्प्लेक्स मैंने लिखा है, यहाँ पे L है, L है, L है, L है, ये L डैश है, और यहाँ पे आपके पास X ग्रुप बैठा हुआ है। हमने मान लिया यहाँ पे कि हमारे पास X हमारे पास लिविंग ग्रुप है। ध्यान दीजिएगा, जाने वाला लिगेंड है ड्यूरिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको पता है इसके 180 डिग्री पे यानी कि L डैश क्या हो गया? TSL, ट्रांस स्पेक्टेटर लिगेंड। और ये सारे के सारे इस लिगेंड का आपको पता है अगर बात करें हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, तो दो ये ऐसे होंगे, 4 बॉन्ड ऐसे बने होंगे। तो ये मान लीजिएगा ऊपर वाला आपके पास लिविंग ग्रुप है, तो ये नीचे वाला इसके 180 डिग्री पे क्या हो गया? TSL, और इसके 90 डिग्री पे जो 4 लिगेंड हो गए बोले तो ये L L L L, ये सब कैसा बिहेव करेंगे? CSL। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमने यहाँ पे बात की ऑक्सिलरी लिगेंड की, या फिर जिनको हम बोलते हैं स्पेक्टेटर लिगेंड। दो तरीके से होते हैं, एक आपके पास TSL और एक आपके पास CSL। अब शुरू करते हैं हमारे डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। सुनना बिल्कुल आसान है, समझते हुए चलना एक एक बात को। देखो पहला लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन में आपके पास रिएक्शन मैकेनिज्म में 10 मार्क्स का आएगा, 2 सवाल C पार्ट में श्योर है, और आपको कुछ नहीं करना, केवल देखना है, सुनना है, समझना है और क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। अगली बात सुनना देखो, अगर हम बात करें डिसोसिएटिव मैकेनिज्म की, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो सुनना जी, यहाँ पे होता क्या है। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि काइनेटिक एनालिसिस हम यहाँ डिस्कस करेंगे डिसोसिएटिव मैकेनिज्म की। वैसे डिसोसिएटिव की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा डिसोसिएटिव में होता क्या है। अगर मैं एक बार आपको यहाँ पे डिस्कस करूँ तो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में, और वो भी कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, बोले तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ध्यान दीजिएगा। अब आप मेरे को ये कह रहे होंगे कि यहाँ पे एसोसिएटिव क्यों नहीं पढ़ रहे, तो एक बार डिसोसिएटिव पढ़ लेते हैं, फिर एसोसिएटिव पढ़ेंगे, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे एसोसिएटिव क्यों नहीं होता जनरली। सुनना जी, देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मान लीजिएगा हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, समझना एक बार, सिंपल सा कॉम्प्लेक्स है ML5, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। सुनना जी, मान लीजिएगा ML5X, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स था, सही है। तो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ध्यान दीजिएगा, समझना एक बार। सबसे पहला काम हम इसमें काइनेटिक एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे कि इंटरमीडिएट क्या क्या पॉसिबल बन सकता है। सुनना जी, तो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स आपने लिया है, यहाँ पे आपको पता है कि X हमारे पास जाने वाला लिगेंड है, तो हमें पता है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में आपके पास क्या होगा, पहले ही स्टेप में आपके पास यहाँ से X चला जाएगा। तो जब X यहाँ से जाएगा ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो, समझना एक बार, अगर X यहाँ पे जाएगा तो आपको पता है MLL, यहाँ से X एलिमिनेट आपका कर गया। तो बेसिकली यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्स का 6 है, तो पहला स्टेप यहाँ जो इनिशिएटिव होता है वो आपका डिसोसिएटिव होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 2 पॉसिबिलिटी जनरेट होंगी। ध्यान देना, X यहाँ से चला गया है, तो यहाँ पे
कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का कॉम्प्लेक्स बनेगा एज ए इंटरमीडिएट। हमने पढ़ा था कि आपके पास डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में एक कोऑर्डिनेशन नंबर कम का कॉम्प्लेक्स बनता है। अब आप तो ये कहोगे कि यहाँ पे मैंने बनाया है स्क्वायर पिरामिडल, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनने के चांस हैं, स्क्वायर पिरामिडल भी और दूसरा आपके पास टीबीपी, दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कब तो स्क्वायर पिरामिडल बनेगा और कब टीबीपी बनेगा। तो एक एक बात क्लियर होगी। बेसिकली मैं अभी आपको डिसोसिएटिव मैकेनिज्म की सिंपल सी कहानी बता रहा हूँ, क्या क्या इसमें होगा। आपने ये कहा डिसोसिएटिव में भाई साहब पहला स्टेप आपका जो होता है पहला जो एक्टिवेशन होता है, टाइप ऑफ एक्टिवेशन, दैट इज डिसोसिएटिव, वो हमने कर दिया। अभी इसके रेट पे भी नहीं आए, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करे वो कोई बात नहीं पड़ी है। हमने केवल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स लिया, इंटरमीडिएट बनाया, इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेशन नंबर 1 कम का बनाया, और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में आप सबको पता है 2 प्रकार की ज्योमेट्री बनने के चांस होते हैं और दोनों मैंने यहाँ पे बना दी। सही है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास वाई जो इनकमिंग लिगेंड है वो आएगा और यहाँ पे आपके पास कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ML5Y। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जो मैं कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ, प्रोडक्ट बना रहा हूँ, उसके हम आगे स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बनेगा। ये यहाँ सिस आ जाए तो प्रोडक्ट में सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा, यहाँ ट्रांस आ गया तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, वो सब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में सीखेंगे। बेसिक सी बात आपके दिमाग में ये आई, इन डिसोसिएटिव मैकेनिज्म हमारे पास जो एक्टिवेशन होता है वो डिसोसिएटिव होता है। इंटरमीडिएट एक कोऑर्डिनेशन नंबर कम का बनेगा और आपके पास यहाँ जो इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में दो तरीके की आपके पास इंटरमीडिएट बन सकते हैं, या तो स्क्वायर पिरामिडल या फिर टीबीपी। अब सुनना भाई, अब मैं यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनालिसिस हम डिस्कस करेंगे, फिर काइनेटिक से हम कैलकुलेट करके लेके आएंगे कि यहाँ पे रेट क्या आएगा, रेट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, वो सीखेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे इंटरमीडिएट की और प्रोडक्ट की और कौन कौन से फैक्टर इस डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। सुनना जी समझना एक बार। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे सुनना जी, समझना एक बार, यहाँ पे अगर हम लेके चले काइनेटिक एनालिसिस की बात करता हूं मैं, काइनेटिक एनालिसिस, ध्यान देना, ऑफ डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। सुनना जी अगर हम इसके काइनेटिक्स की बात करें, समझना एक बार, ये एक्सप्रेशन समझना, इसके काइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात इसका काइनेटिक्स में हम ये कहते हैं, मान लीजिएगा हमने ये कॉम्प्लेक्स लिया था ML5X, तो जनरली यहाँ ये कहा जाता है कि जो पहला स्टेप होगा वो डिसोसिएटिव होगा और इसकी काइनेटिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ रेट कांस्टेंट मैंने लिखा K1, तो यहाँ पे ML5 + X आपके पास बन गया। दूसरा ध्यान देना यहाँ पे, ये डिसोसिएटिव में आपको पता टाइप ऑफ एक्टिवेशन होगा, ये बनेगा। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ जनरेट ये होती है कि आपके पास फिर से ये X इस जो इंटरमीडिएट है इससे जुड़ के फिर से किस में चला जाए, जो इनिशियल कॉम्प्लेक्स था उसमें चला जाए। लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो इंटरमीडिएट बनता है उसकी कंसंट्रेशन क्वाइट लो होती है और उसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल जो वाई हमारा इनकमिंग लिगेंड आ रहा है उसको हम एक्सेस में लेते हैं। तो होगा क्या यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ML5, यहाँ पे हमारा रेट कांस्टेंट आया K3 और यहाँ पे जो इनकमिंग वाई ग्रुप था ये यहाँ पे अटैक कर जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा ML5 × Y, ये बन जाएगा। सही है। अब काइनेटिक्स थोड़ा सा आप पढ़ चुके हैं अच्छे से, काइनेटिक्स में आपके पास सुना होगा इतना तो, जनरली कोई भी मैकेनिज्म दिया होता है उसमें अगर आपको स्लो या फास्ट स्टेप मेंशन करके नहीं देता और कहीं पर आपके पास रिवर्सिबल केस देता रहता है तो हम वहां पे खुद ही समझ जाते हैं कि आपका स्टेप जनरली फास्ट हुआ होगा। और रेट जनरली हमारा लास्ट स्टेप पे डिपेंड करता है, कहीं मेंशन करके नहीं देता। तो हमारे पास यहाँ पे रेट क्या बनेगा, K3। और अब आपको पता है
इस स्टेप के अंदर आपके पास दो स्पीसीज इन्वॉल्व हुई हैं, एक तो कॉम्प्लेक्स और एक हमारे पास इनकमिंग लिगैंड। और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ML5, ये तो हमारा इंटरमीडिएट था, और यहाँ पे दूसरा हमारा क्या लग गया, Y। ये रेट का एक्सप्रेशन हमने लिखा। अब सुनो से, यहाँ पे आपको पता है कि ये हमारा इंटरमीडिएट है, और आप सबने पढ़ा होगा हम काइनेटिक्स में क्या कहते हैं कि कभी भी किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म में अगर इंटरमीडिएट जनरेट होता है तो उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ कंजप्शन दोनों बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए इंटरमीडिएट की चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाती है, 0। तो इसलिए वहां पे हम यहाँ पे अगर हम स्टडी स्टेट अप्लाई करें, ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू SSA स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, इंटरमीडिएट का जो रेट हुआ di/dt यानी कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0। ये बन जाएगा। तो यहां से अगर हम लिखें, अब इस पे एसएस से अप्लाई करें, ये काइनेटिक्स का पार्ट है भाई, काइनेटिक्स में आप एसएस से अप्लाई करते हो, और नहीं भी पता तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है, हमें इसका रेट, अब देखो यहाँ प्लस साइन है तो आपको पता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट है, तो यहां से हमें पता है, अगर हम यहाँ लिखेंगे, ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपको पता है पहले स्टेप में अगर हम लिखेंगे तो देखो क्या बनेगा हमारे पास, di/dt, इंटरमीडिएट हमारा ये कॉम्प्लेक्स है ML5, आपको पता पहले स्टेप में प्रोडक्ट में है, और हम जब रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे K1, तो हमेशा रेट में जब हम लिखते हैं तो रिएक्टेंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में है तो इसके रिएक्टेंट में यहाँ कौन बना, ML5 × X। दूसरा स्टेप हमारा किसमें इन्वॉल्व हो रहा है, ML5, यहां से यहां वापस भी जा रहा है। अब यहाँ पे ये जो स्पीसीज है ये रिएक्टेंट में है, किसमें है, रिएक्टेंट में है, और हमें पता है हम यहाँ प्लस साइन यूज कर रहे हैं तो हम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे हमें कैसा साइन यूज करना पड़ेगा, -K2 × ML5 × X, ये आपके पास बनेगा। नेक्स्ट, अब तीसरे स्टेप पे भी यहां इन्वॉल्व हो रहा है, फिर से यहां पे रिएक्टेंट में आ गया, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, -K3 ML5 × Y, और ये जो फॉर्मेशन है ये हमारे पास किसके बराबर आया, 0 के। तो यहां पे हमने SSA अप्लाई किया। अगर किसी को SSA में प्रॉब्लम है तो आप काइनेटिक्स में जाइए, वहां SSA का लेक्चर देखिए, सही है। तो ये एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे यूज किया। अब देखो यहां से अगर हमें कैलकुलेट किसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, इंटरमीडिएट की, तो ये 0 के बराबर है, इन दोनों टर्म को उधर लेके जाएंगे और ये टर्म इधर बच जाएगी, तो हमारे पास क्या बनेगा, ध्यान देना, यहां पे लिख रहा हूं भाई, समझना। तो यानी कि हम कह सकते हैं K1 ML5X, राइट साइड में क्या आएगा, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, कौन कौन आएंगे बताओ भाई, K2 ML5 × X, और दूसरी टर्म आएगी K3 ML5 × Y, ये आपके पास बनेगा, सही है। अब देखो यहां से ML5 कॉमन लिया जा सकता है, यहां से ML5 अगर हम कॉमन लेंगे, ML5 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा बताओ जल्दी से, पहले टर्म में K2 × X, दूसरी टर्म में क्या बचेगा यहाँ पे, प्लस K3 × Y, ये आपके पास बचेगा। और इधर अगर हम बात करें K1 ML5X, ये आपके पास बनेगा। यहां से हमारे पास ML5 की कंसंट्रेशन क्या बनेगी, इज इक्वल टू, ये सब इसके नीचे आ जाएगा, K1 ML5X K2X प्लस K3Y, ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास बनेगा। ये हमारे पास था एक्सप्रेशन, ध्यान देना, इसको हमने मान लिया फर्स्ट, तो यानी कि इसको हमने मान लिया सेकंड, यूज सेकंड इन फर्स्ट, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, सेकंड को अगर हम फर्स्ट में पुट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, यहां पे पुट करेंगे तो हमारे पास रेट किसके बराबर आएगा भाई, रेट इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करेंगे यहां पे तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, K1 यहां से आएगा और K3 यहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहां से आपका कॉम्प्लेक्स आएगा ML5X डिवाइड इनटू, यहां पे ऊपर आपके पास क्या प्रेजेंट है, Y हमने यहां रख दिया, और इसके नीचे क्या आएगा, K2X प्लस K3Y, ये आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा
डिसोसिएटिव मैकेनिज्म का रेट का। अगर आपके नेट के एग्जाम में पूछा जाए कि काइनेटिक्स में भी सवाल आ सकता है आपसे, कह दे डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में इसका रेट बताइएगा, रेट एक्सप्रेशन क्या बनेगा, तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ये आपके पास रेट बन गया, रेट का एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। सुनिएगा, अब इसमें हम दो लिमिटिंग केस अप्लाई करेंगे। रेट का एक्सप्रेशन सीख गए सब, ये डिसोसिएटिव मैकेनिज्म की काइनेटिक्स हमने पढ़ी, यहां से हमने रेट एक्सप्रेशन लिखा, एसएस से अप्लाई किया, हमारे पास सिंपल सा एक एक्सप्रेशन बन के आ गया। सुनिएगा, अगली बात सुनना यहां पे जो हमारे पास यहां पे रेट आया है, सुनना ध्यान से, जो रेट का एक्सप्रेशन आपके पास आया, मैं इसको एज इज रख रहा हूं यहां पे। अब इसमें दो लिमिटिंग केस समझना भाई, देखो सुनना सी, यहां पे दो कहानी अप्लाई होती हैं। देखो अब कंक्लूजन में क्या किया गया, जब रेट एनालिसिस की गई एक्सपेरिमेंटली, तो ये कहा गया कि यहां पे जो आपके पास इंटरमीडिएट जो बना है इन डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, द कंसंट्रेशन ऑफ द इंटरमीडिएट जो बना है ML5 इज क्वाइट लो एंड रिकॉम्बिनेशन विद X to form the starting complex is insignificant। ध्यान से सुनना भाई, यहां पे सुनना इस लाइन को जो मैंने बोली है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर आपने मैकेनिज्म जब पढ़ रहे थे, आपने ये कहा कि भाई साहब ये टूट के इसमें जा रहा था, ये कह रहे हैं इस इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन क्वाइट लो है, तो X का फिर से इसके साथ जुड़ के ये बनना आपके पास इनसिग्निफिकेंट है। तो यानी कि कहने का मतलब यहां पे अब जो हमारा इंटरमीडिएट बन गया, और हमने कहा था कि वाई जो हमारा इसकी कंसंट्रेशन हम एक्सेस में लेते हैं, तो यहां पे हमारे पास क्या बनेगा, यहां से हम कह सकते हैं दो लिमिटिंग केस बनेंगे। एक तो इसके बनने के चांस आपके पास क्या थे, कम थे। दूसरा, वाई एक्सेस में हम ले लिया तो हमें पता है अगर वाई की कंसंट्रेशन हमने एक्स जो बन रहा है उससे ज्यादा है, एक्सेस में है, तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन में आप यूज करोगे K3y शुड बी ग्रेटर देन K2x, यानी कि यहां से हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और ये सब कैसे हुआ, तो हम जब अभी एक एग्जांपल भी मैं यहां पे लिखूंगा जहां से इनका रेट का रेट एक्सपेरिमेंटली रेट को डिटरमाइन किया गया कि कॉम्प्लेक्स में आपके पास x डिफरेंट ग्रुप लेके फाइंड आउट किया गया, तो वहां से रेट जो है वो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे K3y ग्रेटर देन हो गया, तो हमारे पास रेट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, रेट इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे क्या बना है, देखो K1 K3 और यहाँ पे हमारे पास क्या था ML5x, ऊपर हमारे पास क्या था y। अब आपको पता है K3y बड़ा है K2x से, तो इट में बी नेग्लेक्टेड, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा K3y। तो यहां से आपके पास y से y गया, K3 से K3 गया, यानी कि जो रेट एक्सप्रेशन आया हमारा फॉर डिसोसिएटिव मैकेनिज्म वो हमारे पास आया K1 इंटू ML5 इंटू x, यानी कि हमें ये पता चला रेट जो है आपके पास वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके पास जो इनिशियल सबस्ट्रेट था उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां से अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, यानी कि यहां से हम ये कह सकते हैं कि यहां पे जो इनकमिंग जो ग्रुप आपके पास जो y आ रहा है, y की अगर बात करें तो उसके ऊपर भी यहां पे आपका रेट अफेक्ट नहीं कर रहा, सही है। तो ये सारी बातें आपको यहां पता होनी चाहिए। ये आपके पास दूसरा केस अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, आपसे कह दे, मान लीजिएगा काइनेटिक्स में सवाल पूछ ले आपसे, पेपर में मेंशन करके दे दे, आपको किसी अपोजिट मेंशन करके दे, काइनेटिक्स से भी सवाल आ सकता है, आपको ये मेंशन करके दे दे भाई साहब x आपका बड़ा है y से, तो फिर आप लिमिटिंग कंडीशन क्या लगाओगे, वहां पे आप जब रेट एक्सप्रेशन लिखोगे तो आपको पता K2x शुड बी ग्रेटर देन K3y, ये कंडीशन आपके पास आए कि x अगर ग्रेटर देन y से दे देता है तो आपके पास ये बनेगा। तो यहाँ पे रेट का एक्सप्रेशन जब लिखोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, K1 K3 ML5x इंटू y, और यहां पे आपके पास बन जाएगा K2x, ये एक्सप्रेशन आपके पास बनेगा। तो काइनेटिक्स से ये क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन अगर बात करें हम आपके पास
कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, तो आपके पास यहाँ पे याद रखना है कि जनरली डिसोसिएटिव मैकेनिज्म का रेट है वो कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड करता है और ये फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करता है। कंक्लूजन आपके सामने है। अब सुनना जी, यहाँ पे देखो अगर हम बात करें यहाँ पे, और दूसरी बात यहाँ पे क्या रेट है, आपसे पूछा जाए डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या रेट इनकमिंग लिगेंड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, ध्यान देना, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पेपर में पूछा भी जाए, सुनना जी। देखो एक कॉम्प्लेक्स था, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स था, कोबाल्ट H2O5, और यहाँ पे आपके पास X, आपके पास कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूँ, कोबाल्ट H2O5 एक्वा कॉम्प्लेक्स था कोबाल्ट का, यहाँ पे H2O है, यहाँ पे आपके पास +3 चार्ज दे रखा है। इसको डिफरेंट लिगेंड से X से सब्स्टिट्यूट किया गया, ध्यान देना, डाटा के साथ स्टडी की गई, ध्यान देना भाई। यहाँ पे देखो H2O की जगह आपके पास X आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास X वाटर एक मॉलिक्यूल आपका लिविंग ग्रुप चला गया, यानी कि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म की यहाँ पे बात हुई है। समझना एक बार, यहाँ पे +2 X कोई भी लिगेंड हो सकता है, बेसिकली यहाँ पे आपको अमोनिया दे रखा था, ये मेंशन करके दे रखा था, सुनना से ये आपको मेंशन करके दिया, और यहाँ से आपके पास इस वाटर की जगह आपके पास X ग्रुप आ गया, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से गया। ध्यान देना X डिफरेंट लिगेंड लिए गए। यहाँ पे अगर मैं मेंशन करूँ, यहाँ पे क्लोरीन लिया गया, ब्रोमीन लिया गया, आयोडीन लिया गया, एक्सपेरिमेंटल डाटा लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे NO3- लिया गया, NCS- लिया गया, और फिर इस रिएक्शन का रेट ऑब्जर्व किया गया। तो जनरली जो रेट का डाटा आया इन सब के लिए वो आपका 1 से लेके 2 के बीच में × 10⁻³ कंसंट्रेशन की टर्म पर सेकंड, ये आपके पास डाटा ऑब्जर्व हुआ रेट। यानी कि कहने का मतलब कि ये जो रिएक्शन थी ये आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जनरली गोज थ्रू डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से जाता है, और इस X डिफरेंट होने के बावजूद रेट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सबकी लगभग बराबर आई है। तो यानी कि X की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करता। तो यानी कि इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल है, लिगेंड है, उसके ऊपर आपके पास डिसोसिएटिव मैकेनिज्म का रेट डिपेंड नहीं करता। इसलिए प्रपोज किया गया कि कंडीशन जो हमारे पास होगी रेट एक्सप्रेशन की, यहाँ पे वो K × इनिशियल हमारा कॉम्प्लेक्स होगा जो हमने लिया था। यानी कि डिसोसिएटिव जो रिएक्शन, कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है कि अगर रिएक्शन डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से जा रही है तो वहां पे जो रेट होगा, जो आपके पास काइनेटिक्स की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। ये आपका रेफरेंस डाटा था, ध्यान देना। अब चलते हम आगे सुनिएगा। तो यहां से आपने काइनेटिक्स भी सीख ली, काइनेटिक्स ऑफ डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, और आपने पता चला यहाँ पे कि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करता है। सही है। अब सुनो, देखो अब कंक्लूजन लेके आते हैं इस मैकेनिज्म का। तो इस मैकेनिज्म की अगर बात की जाए तो आपने ये कहा Ml5 था, यहाँ पे X था। आपके पास जो पहला स्टेप होगा आपने कहा डिसोसिएटिव एक्टिवेटेड होगा। कैसे होगा? डिसोसिएटिव एक्टिवेटेड होगा। और पहले स्टेप के अंदर आपके पास यहाँ पे X डिसोसिएट करके चला जाएगा, और दूसरे स्टेप के अंदर आपके पास इनकमिंग लिगेंड यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ये कहानी आपने पढ़ी। अब कंक्लूजन लेके आ रहे हैं डिसोसिएटिव मैकेनिज्म का, ध्यान दीजिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और प्रोडक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहां से आप ये भी कह सकते हो कि ड्यूरिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द रिएक्टेंट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द प्रोडक्ट ऑलवेज सेम। क्योंकि आपको पता है एक जाएगा तो एक आएगा, सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही सीखा था हमने। और जो इंटरमीडिएट बना है यहां पे वो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का बना है। अगर हम इसके रिएक्शन कोऑर्डिनेट की बात करें, रिएक्शन कोऑर्डिनेट की अगर हम यहां पे बात करें तो आपने ये देखा कि यहां पे इनिशियली हमारे पास
कुछ इस तरीके का इसका रिएक्शन कोऑर्डिनेट जाएगा। इनिशियली हमारे पास क्या था, Ml5 और ये हमारा कॉम्प्लेक्स था। फिर आपके पता है कि यहां से Ml5 से ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, X टूट रहा होगा और यहां पे जो इंटरमीडिएट बना वो हमारा क्या बन गया, Ml5। और फिर इस दूसरी ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, Ml5 के साथ Y जुड़ रहा होगा और फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, Ml5 इंटू Y। ये आपके पास इसका रिएक्शन कोऑर्डिनेट का डायग्राम बना, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम की बात करें, सही है। तो दो ट्रांजिशन स्टेट बनी, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट और ट्रांजिशन स्टेट सेकंड, सही है। सुनिएगा और वैसे भी आपको पता है अगर इंटरमीडिएट एक बनता है तो ट्रांजिशन स्टेट दो बनती है, इंटरमीडिएट n बनेंगे तो ट्रांजिशन स्टेट n+1 बनेगी। ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये कहानी आपके सामने आई, सही है। अब सुनो देखो तो यहां से अगर हम कंक्लूजन लेके आए तो कंक्लूजन क्या निकल के आया, ध्यान से सुनना भाई। डिसोसिएटिव मैकेनिज्म कैसा है, डिसोसिएटिव। सबसे पहली बात हमारे पास, सबसे पहला पॉइंट, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म आपका जनरली, इसको हम अगर बात करें यहाँ पे आपके पास लिगेंड भी एज ए न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करता है, तो बेसिकली इसको भी हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक से अगर कंपेयर करें तो ये भी आपका SN टाइप जैसा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यानी कि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म कैसा मैकेनिज्म है, SN1। और आपको पता है SN1 मैकेनिज्म में मोलिकुलरिटी कितनी होती है, 1, यानी सबस्ट्रेट आपके पास एक ही था। और आपने पढ़ा यहाँ पे फॉलो, ये भी फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। नंबर 4 पॉइंट, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का बनेगा। और इट में भी टीबीपी और इट में भी स्क्वायर पायरामिडल। अब देखो ये कहानी कि टीबीपी बनेगा या स्क्वायर पायरामिडल, पेपर में एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ड्यूरिंग डिसोसिएटिव मैकेनिज्म इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, आपको अगर पॉसिबिलिटी दोनों में से एक चूज करनी आ जाए तो हम आगे के लेक्चर में सीखेंगे कि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में कब टीबीपी बनता है और कब स्क्वायर पायरामिडल। तब तक के लिए इतनी बात याद रखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का बनेगा और ये हो सकता है, सही है। अगली बात यहां से तो ये तो आपके पास बन गया कि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म SN1 होगा, मोलिकुलरिटी 1 होगी, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का आपके पास इंटरमीडिएट बनेगा, इट में भी टीबीपी और इट में भी स्क्वायर पायरामिडल। और यहां से अगर हम रेट की बात करें तो रेट आपका किस पे डिपेंड कर रहा था, कॉम्प्लेक्स पे, बोले तो Ml5 इंटू X। ये सारी कहानी थी, बेसिक बातें डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से रिलेटेड। अब सुनना यहाँ पे आपने SN1 लिखा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SN1 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड SN1 इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में SN1 बोले तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के SN1 में क्या डिफरेंस है। तो आपने सबने ऑर्गेनिक में SN1 तो पढ़ा होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, और वहाँ हम देखते हैं जनरली, यहाँ पे मैं बात करूँ ध्यान देना, यहीं पे देखो, यहीं पे दिख रहा होगा सबको, यहीं पे देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, हमारे पास मान लो एल्काइल हैलाइड है, SN1 से जा रहा है, तो आप कहते हो पहला स्टेप आपके पास रेट डिटरमाइन स्टेप होगा, जिस स्टेप में आपके पास कार्बोकैटायन बनता है। दूसरे स्टेप में आपके पास यहाँ पे इनकमिंग कोई भी ग्रुप होगा वो यहाँ पे अटैक करके मान लो RY बना लिया, यही कहते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ से X चला गया, तो ध्यान से सुनना यहाँ पे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो इंटरमीडिएट बनता है वो आपके पास कार्बोकैटायन बनता है, और कार्बोकैटायन की ज्योमेट्री आपके पास क्या होती है, सबको पता है, ट्राइगोनल प्लेनर। इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री SN1 के थ्रू जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और दो पॉसिबिलिटी बनती है यहां पे ज्योमेट्री की, एक आपके पास टीबीपी और दूसरा आपके पास स्क्वायर पायरामिडल।
यहाँ पे हमारे पास केवल एक ही ज्योमेट्री जनरेट होती है, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। दूसरी बात यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो जनरली ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं ये उस कार्बोकैटायन से यहाँ कंपेरेटिवली अगर बात की जाए ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। वहाँ आपके पास जनरली कार्बोकैटायन आपको पता है रिएक्शन इंटरमीडिएट है, हाईली रिएक्टिव। जो कोई भी इंटरमीडिएट होता है वो रिएक्टिव तो होता है, उसका हाफ लाइफ टाइम बिल्कुल कम होता है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक SN1 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में SN1 में मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन फॉर्म्ड। कंपेरेटिवली दोनों की बात कर रहे हैं। तो ये तो आपके पास डिफरेंस था किसमें, ऑर्गेनिक SN1 में और आपके पास इनऑर्गेनिक SN1 में। सही है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये कहानी आपने सीखी यहाँ पे डिसोसिएटिव मैकेनिज्म की। अब अगला जो काम है, एक बात हमने यहाँ पे होल्ड रखी है, वो आपको पता भी है। वो बात होल्ड ये रखी है कि भाई साहब कब TPP बनेगा और कब स्क्वायर पाइरामिडल बनेगा, वो भी आने वाले लेक्चर में हो जाएगा। सुनिएगा, वो हम पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थ्रू डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा उन बातों को। अब यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग डिसोसिएटिव मैकेनिज्म की बात करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के रेट को अफेक्ट करते हैं। ध्यान देना है यहाँ पे, सुनना जी, समझना एक बार। कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के रेट को अफेक्ट करते हैं, समझना एक बार यहाँ पे। सुनना जी, तो देखो अगर फैक्टर की बात की जाए यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे फैक्टर भी हम दो टर्म में जनरेट हैं, दो टर्म में पढ़ेंगे। एक आपका इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, एक कौन सा फैक्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो आपका है स्टेरिक फैक्टर। अब स्टेरिक वर्ड सुनते ही आपको थोड़ा सा क्राउडिंग का दिमाग में गई होगी बात, कहीं ना कहीं कुछ रिपल्सन हो रहा होगा। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ हो रहा होगा। सुनिएगा, होता क्या है बेसिकली, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर, ये हम अगर बात करें तो बेसिकली ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर रिलेटेड होते हैं आपके पास मेटल के बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं। किससे बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं, मेटल के बिहेवियर से, और लीगैंड के बिहेवियर से रिलेटेड है। ध्यान देना, सबसे पहली बात मैं अगर यहाँ बात करूं, सबसे पहले लीगैंड के बिहेवियर से हम चेक करते हैं कि कोई भी लीगैंड के बिहेवियर से चेक करते हैं, फिर वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सुनना जी, देखो भाई साहब, आपने कॉम्प्लेक्स में, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में यहीं पे अगर मैं बनाऊं, आपने ये सीखा था अगर लीगैंड के बिहेवियर को अगर हम चेक करके चल रहे हैं, ध्यान देना, समझना, तो आपने कहा था यहाँ पे द लिगैंड विच इज प्रेजेंट विद लिविंग ग्रुप के 180 डिग्री पे जो प्रेजेंट होता है, आपने बोला था ये होता है TSL, और इसके जो 90 डिग्री पे होता है या फिर इसके रेस्पेक्ट में जो सिस प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं CSL। ये इसके ट्रांसपोजिशन पे है तो इसलिए हमने इसको बोल दिया TSL। ये चारों लिगेंड, चारों L इसके CSL है, सिस पोजिशन पे प्रेजेंट, इनको हम क्या बोलते हैं, CSL। सुनना जी, देखो बेसिकली अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में कौन से लिगेंड होंगे जो मेजर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर शो करते हैं, और दूसरी बात कौन से लिगेंड होंगे जो मेजर स्टेरिक फैक्टर रोल प्ले करते हैं। तो सुनना जी, देखो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर अगर हम स्पेक्टेटर लिगेंड बोले तो ऑक्सिलरी लिगेंड की बात की जाए, कौन से ऑक्सिलरी लिगेंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर स्ट्रॉन्ग शो करेंगे और कौन से ऑक्सिलरी लिगेंड स्टेरिक फैक्टर स्ट्रॉन्ग शो करेंगे। ध्यान देना, तो बेसिकली आपको पता है जो लिगेंड आपके लिविंग ग्रुप के 180 डिग्री पे प्रेजेंट है, उस लिगेंड ने और इस लिविंग ग्रुप ने सेम ऑर्बिटल के लोब शेयर कर रखे हैं। यानी कि कहने का मतलब जो लिगेंड आपका
लीविंग ग्रुप के 180 डिग्री पे प्रेजेंट है, जिसको आप TSL बोल रहे हैं, उसने और लीविंग ग्रुप ने दोनों ने सेम लोब शेयर कर रखे हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फैक्टर आएगा तो वहां पे TSL मेजर इफेक्ट करेगा। यानी कि कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में मेजर कौन अफेक्ट करेंगे? TSL मोर देन CSL। फैक्टर भी हम आगे पढ़ेंगे, तब आपको और अच्छे से डिटेल में पता चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में X को जाना है, और X को अगर जाना है तो आपको मेटल टू X बॉन्ड लेंथ जो होगी, बॉन्ड जो होगा उसको वीक करना पड़ेगा। और ये लिगेंड कर सकता है। कैसे करेगा? क्योंकि इस लिगेंड ने यहां पे दोनों ने सेम लोब शेयर कर रखे हैं। बाकी अफेक्ट तो ये लिगेंड भी करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर मेजर कौन शो करेगा? TSL, क्योंकि TSL और लीविंग ग्रुप ने सेम लोब शेयर कर रखे हैं, सेम ऑर्बिटल के। सही है। दूसरी बात, स्टेरिक फैक्टर की बात करें हम यहाँ पे वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। स्टेरिक फैक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको पता है, अगर क्राउडिंग ज़्यादा होगी, क्राउडिंग यानी कि मेटल के कॉम्प्लेक्स में अगर क्राउडिंग ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पे जो स्टेरिक रिपल्सन होगा क्राउडिंग की वजह से वो बढ़ जाएगा। तो ये X जो होगा ये आपका यहाँ से टूट के चला जाएगा। और अब उसको मेजर कौन से लिगेंड शो करेंगे? अब देखो, क्राउडिंग या फिर रिपल्सन वाले इफेक्ट को ये 180 डिग्री पे बैठा हुआ नहीं कर सकता। ज्यादा कौन करेंगे? जो इसके साइड में होंगे, जो इसके पड़ोसी होंगे। यानी कि यहाँ पे अगर साइड की बात, जो इसके नेबर में प्रेजेंट है, ये सब 90 डिग्री पे प्रेजेंट है इस X के, तो ये ज्यादा क्राउडिंग, ज्यादा स्पेस ये ऑक्यूपाई करेंगे। यानी कि इसके रिपल्सन वाले फैक्टर में, इसको बढ़ाने में, स्टेरिक रिपल्सन वाले फैक्टर में कौन से लिगेंड ज्यादा मेजरली अफेक्ट करेंगे? वो आपके पास होंगे CSL। तो यानी कि यहां से आप क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो कि स्टेरिक फैक्टर में अगर लिगेंड का बिहेवियर चेक करना है तो हम किस पे फोकस करेंगे? ये मेजरली कौन शो करते हैं? मेजर शोन बाई CSL, और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में मेजर शोन बाई TSL। इन दो बातों पे आपको फोकस करना है। तो लिगेंड के ऑक्सिलरी लिगेंड से हम, ऑक्सिलरी लिगेंड अगर दिमाग में आता है तो आपके दिमाग में दो बातें तुरंत चली जाएंगी, एक CSL होता है और एक TSL होता है। और जब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की बात करेंगे तो वहां पे मेजर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कौन शो करेंगे? TSL। CSL कैसा शो करेंगे, लेकिन इनका इफेक्ट कैसा होगा? माइनर। जब स्टेरिक फैक्टर की बात आएगी, जब रिपल्सन की बात आएगी, तो उसमें आपके पास मेजरली कौन शो करेंगे? CSL। आगे चलते हैं। तो यहां से आपने बेसिकली, अब हम एक एक फैक्टर को उठाएंगे यहां से, और एक एक फैक्टर से समझेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सुनना जी। यहां से अगर मैं बात करूं, यहां पे सबसे पहली बात ध्यान देना, यहां पे समझना एक बार। अगर कोऑर्डिनेशन में यहाँ पे आपने जो अभी सीखा, पहले हम इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर सुनना जी, समझना एक बार विद एग्जांपल हम यहाँ पे सीखते हुए चलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की अगर हम बात करें, ध्यान देना, आपके पास ये कॉम्प्लेक्स मेंशन करके दे रखा है। अगर इसको हमें समझना है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो भाई, आपको पता है ये कॉम्प्लेक्स था, हमें पता है रिएक्शन डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से जा रही है और X को टूट के जाना है, X को यहां से जाना है। तो देखो, अगर मेटल के ऊपर Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, यानी मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, तो इस लिगेंड के साथ इसका अट्रैक्शन भी क्या होगा? ज्यादा। यानी कि मेटल टू लिगेंड बॉन्ड अगर आपके पास कैसा हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग, तो टूट के जाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम। तो यानी कि यहां से मैं पहला पॉइंट क्या कहूंगा
कि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में पहला फैक्टर अगर हम Z इफेक्टिव पढ़ते हैं तो हम ये कहेंगे डिसोसिएटिव मैकेनिज्म का जो रेट होगा, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म का जो रेट होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। कॉमन सी बात है, Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, लिगेंड के लिए अट्रैक्शन ज्यादा होगी, मेटल टू लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, डिसोसिएटिव स्टेप का जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, कम। लिगेंड के टूट के जाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम, और रेट आपका इसी स्टेप पे डिपेंड करता है। तो यानी कि कहने का मतलब रेट ऑफ डिसोसिएटिव मैकेनिज्म इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। अब आप कहते हैं कि भाई साहब Z इफेक्टिव तो ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहां से हम कहेंगे डिसोसिएटिव मैकेनिज्म का रेट शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरी बात और हम क्या कह सकते हैं, दूसरा फैक्टर हम क्या कह सकते हैं, मेटल टू लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, वो भी इसी में आ गया। अगर आपके पास मान लीजिएगा मेटल टू लिगेंड बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो रेट क्या होगा, कम, यानी कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटल टू लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा आपके पास मेटल टू लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी मेटल टू लिगेंड बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही डिसोसिएटिव रेट का डिसोसिएटिव मैकेनिज्म का रेट क्या हो जाएगा, कम। चलते हैं आगे, ये बातें आपको समझ आई होंगी, सही है। अब देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, सिंपल सा, सुनना जी, समझना एक बार। मैंने ये लिखा भाई, मेरे पास कोई भी मेटल सेम है, ध्यान देना, Ml5X, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, मान लीजिएगा सेम मेटल है Ml5X +3, Ml5X +4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आपको ये मेंशन करके दे दिया। और आपसे इनका डिसोसिएटिव मैकेनिज्म पूछा जाए, डिसोसिएटिव का रेट किसका ज्यादा होगा, तो ध्यान देना, एक तो आपको वहां पे लेबाइलनेस और इनर्टनेस जरूर फॉलो करना है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आ जाती है तो वहाँ हम केवल फिर क्या चेक करेंगे, किन फैक्टर पे जाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट पे और Z इफेक्टिव पे। तो मान लीजिएगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा, मेटल टू लिगेंड बॉन्ड जो होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा, मेटल टू लिगेंड बॉन्ड आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपके पास रेट क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ पे अगर हम रेट कंपेयर करेंगे तो रेट हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका आएगा, थर्ड, देन सेकंड और देन फर्स्ट। ये सॉरी, रेट सबसे ज्यादा किसका आएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। Z इफेक्टिव या ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपके पास मेटल टू लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो ये तो फैक्टर था आपके पास किसका, फॉर डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के लिए, सही है। ध्यान रखना, पहला Z इफेक्टिव, दूसरा आपके पास मेटल टू लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ और ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम यहां बात करें इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के अंदर ही, नेक्स्ट फैक्टर अगर हम यहां बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें ZTD की, ध्यान दीजिएगा, किसकी बात करें, ZTD की अगर हम यहां बात करें तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में ही आएगा। हमने पढ़ा था ZTD थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को, ZTD थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और एज वेल एज काइनेटिक रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। सुनिएगा, मान लीजिएगा मैंने दो कॉम्प्लेक्स लिखे यहाँ पे, कॉपर H2O6 +2, मान लीजिएगा हम इन्हीं में वाटर एक्सचेंज रिएक्शन की बात कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आपको पता है किस मैकेनिज्म से जाता है, आपने सीखा डिसोसिएटिव से जाता है। किससे जाता है, डिसोसिएटिव से। आपसे कह दे इसका रेट कांस्टेंट K1 है और इसका रेट कांस्टेंट K2 है, बताइएगा K1 और K2 में कौन बड़ा होगा। K1 और K2 में अब आपको पता है, K1 और K2 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, आप ये कहोगे कि सबसे पहले GTD चेक करें हम यहाँ पे, ओहो कॉपर +2 D9 T2Z6 Eg3 ZTD, क्योंकि Eg क्या है, अनसिमेट्रिकल फील्ड, और यहाँ पे आपको पता है निकल +2 D8 T2Z6 T2Z6 Eg2, यही होता है। यहाँ पे नो ZTD, आप ZTD के एप्लीकेशन में भी पढ़ते हैं,
कि ZTD थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को तो बढ़ाता है और एज वेल एज काइनेटिक रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। तो दोनों में से रेट कांस्टेंट किसका ज़्यादा आया? K1 शुड बी ग्रेटर देन K2। अगर देखो इनकी काइनेटिक रिएक्टिविटी रेट भी यही आया, और सबसे कमाल की बात इनकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ ZTD में, दोनों में किसकी ज्यादा होगी? वो भी आपके पास थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी कॉम्प्लेक्स किसकी ज्यादा होगी? A की ही ज्यादा होगी। किससे? B से। तो ZTD अफेक्ट करता है आपके पास। दूसरा अगर हम बात करें नेक्स्ट फैक्टर की बात करें यहां पे, तो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में आपने ये सारी बातें सीखी, ध्यान दीजिएगा, समझना यहां पे। ध्यान देना, एक बात और मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। अगर CFSE की बात की जाए, क्या CFSE रेट को अफेक्ट करेगा यहाँ पे? तो सुनिएगा भाई, CFSE आपको चेक नहीं करनी है, क्योंकि CFSE थर्मोडायनेमिक टर्म है। CFSE कैसी टर्म है? थर्मोडायनेमिक टर्म है। और CFSE आपके पास थर्मोडायनेमिक टर्म है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेट की, और रेट का थर्मोडायनेमिक टर्म से कोई रिलेशन नहीं होता। फिर भी किसी क्वेश्चन में आपने पढ़ा, पूरे सारे फैक्टर अप्लाई कर लिए, और कोई ऐसी कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं मिल पा रहा है कि यहाँ पे इनके रेट का हम ऑर्डर कैसे अरेंज करें, तो फिर आप वहाँ माइनरली CFSE चेक कर सकते हो जनरली, और वहाँ पे भी माइनर इफेक्ट होगा, मेजर इफेक्ट नहीं होगा। CFSE का ध्यान रखना, और रेट जितनी CFSE आपके पास कॉम्प्लेक्स की वहाँ पे स्लाइटली ज़्यादा होगी, उसका रेट कम होगा, कंपेरेटिवली बोल रहे हैं, लेकिन CFSE रेट को मेजरली अफेक्ट नहीं करता है। तो ये थे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में आपने क्या क्या सीखा, एक एक बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, सही है। दूसरी बात एक और अगला पॉइंट डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। ओहो, ध्यान देना, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप इस पे भी डिपेंड करेगा। देखो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में टूट के जा रहा है, और जितना बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा उतना ही रेट आपका ज्यादा आएगा। यानी कि मान लीजिएगा मैंने ये लिखा ML5, यहाँ पे फ्लोरीन की ही बात कर लें, यहाँ पे मैंने लिखा ML5, ब्रोमीन की, क्लोरीन की बात कर लें, मैंने यहाँ पे लिखा ML5 ब्रोमीन, और मैंने यहाँ लिखा आयोडीन, और आपसे कह दे रिएक्शन डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से जा रही है, बताइएगा रेट किसका ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखना, हम आगे हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन भी पढ़ेंगे, वहाँ पे भी ये सारे फैक्टर आएंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की कहानी डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से चलती है। आपसे यहाँ पूछा जाए रेट बताइएगा क्या होगा, जितना बढ़िया लिविंग ग्रुप उतना ही डिसोसिएटिव मैकेनिज्म का रेट क्या होगा ज़्यादा, क्योंकि पहले स्टेप में ही आपका कॉम्प्लेक्स में लिविंग ग्रुप रिमूव करता है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, सबसे ज़्यादा बढ़िया आयोडीन होगा, लिविंग ग्रुप बढ़िया कौन होगा आपके पास, आयोडीन होगा, और उसके बाद आपके पास ब्रोमीन होगा, उसके बाद क्लोरीन, और उसके बाद फ्लोरीन। ये कहानी आपके पास रहेगी। और इसमें अगर मैं बात करूं यहाँ पे ध्यान देना, तो ये आपके पास लिविंग ग्रुप के बेसिस पे हम कहेंगे, तो रेट सबसे ज्यादा किसका आएगा, फोर्थ, देन थर्ड, देन सेकंड, देन फर्स्ट। ध्यान देना। अब सुनिएगा भाई, अब देखो, तो ये तो बात हो गई नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप की। अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मोस्ट इंटरेस्टिंग, अगर आप रेफरेंस बुक पढ़ते हैं तो हाउस क्राफ्ट का क्वेश्चन है, और मान लीजिएगा कभी भी आ सकता है एग्जाम में, एज इट इज आ सकता है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, क्योंकि इन्हीं बुक से 3-4 बुक है, कोऑर्डिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म आप पढ़ना चाहो, हाउस क्राफ्ट है, हुई है, मिसलर टार का, हर लेक्चर में आपको बता रहा हूँ, एक डाल है, वहीं से वो रेफरेंस जो आप देखते हो टेबल बनी होती है रेट की, वहीं से सवाल उठा के पूछता है, और कुछ ना कुछ वहाँ पे एक्सेप्शनल कुछ हो, एक आध लिगेंड का बिहेवियर होता है, उसी से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, और हम समझ नहीं पाते कहाँ से आ गया। तो ध्यान देना, आपको बिल्कुल, आपको बस पढ़ना है, लेक्चर देखना है आपका कोऑर्डिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म का, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिस पे आप अप्रोच नहीं कर पाए। एक एक बात आपको यहाँ डिटेल में समझाई जाएगी।
ध्यान देना। आज का एक ये लास्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं और मोस्ट इंपोर्टेंट है। पिछले लेक्चर में मैंने एक इंपोर्टेंट बात बताई थी, नोट कर लेना, वहां पे भी लेबाइलनेस और इनर्टनेस में मैंने एक ऑर्डर लिखवाया था, इंपोर्टेंट है। उसी जो ऑर्डर लिखवाए थे 2 मैंने, उन्हीं से 3 सवाल आए थे नेट के एग्जाम में। आप देख लेना, क्वेश्चन देख लेना और वो ऑर्डर देख लेना। सुनिएगा अगला क्वेश्चन, इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, आपके पास कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, अमोनिया 5 लिगेंड है, एक्स ग्रुप आपको मेंशन करके दे रखा है, +2 वाटर आ रहा है और आपके पास कोबाल्ट NH3 यहां पे वाटर आ गया, +3 करेंगे क्योंकि जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की एक खास बात होती है, जब रिएक्शन करवाते हैं जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका रिएक्टेंट होता है उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें प्रोडक्ट बनाता हूँ। यहाँ पे +3 में है तो यहाँ पे चार्ज +3 आ गया और यहाँ से आपके पास X माइनस यहाँ पे चला गया। ध्यान देना सुनना जी, ये रिएक्शन है। अब देखो मैं लिगेंड लिख रहा हूँ, ध्यान देना। अगर इस रिएक्शन में जो X लिगेंड है, X लिगेंड है, ध्यान देना, एक एक ऑर्डर को याद रखना है। X आपके पास NO3 माइनस है, X आपके पास आयोडीन है, X आपके पास ब्रोमीन है, X आपके पास क्लोरीन है, X आपके पास मेंशन किया है MEC डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनाइलेट लिगेंड दिया है आपको, और NCS माइनस है, नेक्स्ट पे NCS माइनस है, और इसके बाद अमोनिया मेंशन करके दे रखा है, और इसके बाद OH माइनस। ध्यान देना। अब देखो आपसे पूछा है डिफरेंट लिगेंड लेके आएंगे तो रेट का ऑर्डर क्या होगा। सुनना जी, देखो अब इसी से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इस डाटा से समझना। एक बार पेपर में आपसे कहेगा, इसी रिएक्शन को आपको लिख के देगा कि बताइएगा, मान लो यहां पे अगर हम समझने की कोशिश करें, ध्यान देना, मान लो आपसे कह देता भाई साहब X हमारे पास ये जो X लिगेंड है, X लिगेंड की बात हो रही है, X लिगेंड अगर हमारे पास आयोडीन है, X लिगेंड अगर हमारे पास मान लो ब्रोमीन है, और X लिगेंड हमारे पास मान लो क्लोरीन है। आपसे अगर कहता रेट का ऑर्डर क्या होगा, अगर I लेते हैं यहाँ पे, X लिविंग ग्रुप है क्योंकि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म है, X आपका लिविंग ग्रुप है यहाँ पे, सही है। तो अगर आपसे कहता भाई साहब ये लेते हैं तो रेट कांस्टेंट K1 आता है, ये लेते हैं तो K2 आता है, ये लेते हैं तो K3 आता है, तो अब सिंपल था, आपने पढ़ा डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में, भाई साहब डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के केस में जितना बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा उतना ही रेट आपका बढ़िया होगा। तो यहां से तो आपको आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन आपको पता है कि सबसे बढ़िया आपके पास कौन है, आयोडीन। तो कॉमन सी बात है, ये लेता तो K1 शुड बी ग्रेटर देन K2 ग्रेटर देन K3। लेकिन एग्जाम में ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड डाटा लिखा है मैंने, ध्यान देना। आप में से ये लिगेंड अगर उठा के दे देता, यानी कि 2 तो ये दे दे और इन दोनों में से कोई भी उठा के देते, तो सीक्वेंस याद रखना, ध्यान देना। इस क्वेश्चन के अंदर ये सीक्वेंस आप याद रख लेना। रेट के डाटा के साथ ये क्वेश्चन मेंशन करके दे रखा है हाउसक्राफ्ट के अंदर, ध्यान देना, आप पढ़ भी सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा रेट का ऑर्डर, पक्का पूछा जाएगा, ध्यान देना। अगर आप हाउसक्राफ्ट पढ़ोगे तो उसके हर 4-5 पेज के साथ आपके नेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन मेंशन है वहां पे, ध्यान देना। इन्हीं से रेफरेंस बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कोई नई चीज तो बनाई नहीं जाती, ध्यान देना। सुनना जी, तो यहां पे रेट का ऑर्डर क्या होगा, तो ध्यान देना भाई, इस रिएक्शन में अगर हम ये X डिफरेंट यहां पे लिविंग ग्रुप रखते हैं तो जो रेट कांस्टेंट है, हैलाइड तो हमें समझ में आता है फैक्टर से, ध्यान देना, समझना। और ये लिगेंड अगर दे दें तो सुनना, जो एक्सपेरिमेंटली रेट वेरीफाइड हुआ सबसे ज्यादा NO3 माइनस के लिए रेट आएगा। अगर हम यहाँ NO3 माइनस लेते हैं, उसके बाद सीक्वेंस यही याद रखनी है, I माइनस, उसके बाद Br माइनस, Cl माइनस, उसके बाद MeCO2 माइनस। ध्यान देना, क्योंकि हर पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो भाई वो एक आध याद करवाने वाला पूछता ही है, जहां पे हम गलती करें, अपना दिमाग लगाएं
और उन क्वेश्चनों में जो एक्सपेरिमेंटल डाटा से उठा के दे रखे हैं उनमें हम दिमाग लगाएंगे तो भी गलत हो जाएंगे। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब वो पेपर में कैसे पूछेगा, 3 तो हैलाइड उठा के दे दे और इनमें से एनसीएस उठा के दे दे, हम सोचने पे मजबूर हो जाएंगे और ऑप्शन बना देगा। एनसीएस को कहां रखें, मान लो आपको OH माइनस ही दे दे, तो बेसिकली वहां पे तो हम कह सकते हैं कि यहां पे I माइनस, तो यहां से हमने देखो, अब समझेंगे इसको, तो देखो यहां से हम बेसिकली ये कह सकते हैं, देखो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, इनकी सीक्वेंस आप समझ गए हो, सही है। अब NO3 माइनस की बात करें तो देखो NO3 लीविंग ग्रुप जाएगा तो नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज यहाँ आपके पास नाइट्रोजन में डिलोकलाइज भी हो रहा है, तो यहाँ पे तो ये स्टेबलाइज करेगा, इसलिए बढ़िया लीविंग ग्रुप है ये, अगर लीविंग ग्रुप के बेसिस में हम समझे। दूसरा Me यहाँ पे भी स्टेबलाइज है, NCS में यहाँ पे भी आपके पास नेगेटिव चार्ज, इन दोनों का रेट अप्रोक्सीमेटली लगभग बराबर होता है। OH माइनस, याद रहे क्वेश्चन में देगा तो OH माइनस जरूर देगा, OH माइनस को कहाँ रखोगे, सबसे लास्ट में। तो ये डाटा बेस क्वेश्चन था, सही है। तो देखो अभी तक आज के इस लेक्चर की कहानी को अगर हम बात करें, ध्यान देना अभी तक आपने क्या सीखा आज के इस लेक्चर में। तो भाई साहब कहानी शुरुआत की थी हमने, कहाँ से पढ़े थे, एक एक बात को समझना। सबसे पहली कहानी हमने कोऑर्डिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म में अगर मैं बात करूं तो पहले लेक्चर में आपने बात की थी लेबाइलनेस और इनर्टनेस की, और वो आप सीख गए थे अच्छे से कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेबाइल होती हैं और कौन कौन सी इनर्ट होती हैं। दूसरे अगर मैं बात करूं, ध्यान देना, दूसरे लेक्चर में हमने बात की थी, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे और 2 इंपॉर्टेंट सीक्वेंस मैंने लिखवाई थी, को याद रखना। तीसरी बात, वहां पे आपने दूसरे लेक्चर में आपने ये भी देखा कि टाइप ऑफ मैकेनिज्म क्या होते हैं, स्टोकियोमेट्री मैकेनिज्म, इंटीमेट मैकेनिज्म, फिर आपने टाइप ऑफ एक्टिवेशन की बात की, टाइप ऑफ मैकेनिज्म की बात की। डिसोसिएटिव एक कोऑर्डिनेशन नंबर कम का इंटरमीडिएट बनेगा, एसोसिएटिव एक ज्यादा का बनेगा, आपके पास इंटरचेंज नो इंटरमीडिएट, ये लेक्चर 2 में हमने पढ़ा। लेक्चर 3 में हमने स्टार्ट किया आज की अगर बात करें तो सबसे पहले आपने क्या सीखा भाई, सबसे पहले आपने ये सीखा कि नेचर ऑक्सिलरी लिगेंड की बात की हमने। तो मैकेनिज्म पढ़ने से पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने ऑक्सिलरी लिगेंड की बात की। ऑक्सिलरी लिगेंड में हमने ये सीखा कि 2 तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं, एक आपके पास TSL होता है, एक आपके पास लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप को तो हमने बोल दिया जो लिविंग लिगेंड है, दूसरे लिगेंड को हमने क्या बोला, ऑक्सिलरी लिगेंड, बोले तो स्पेक्टेटरी लिगेंड। स्पेक्टेटरी लिगेंड 2 तरीके से पढ़े, कौन कौन से पढ़े, एक आपने CSL पढ़ा, एक आपने TSL पढ़ा, सही है। और उसमें भी आपने TSL क्या, किसको बोलोगे, TSL 180 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। CSL किसको बोलोगे, जो आपके पास सिस स्पेक्टेटरी लिगेंड, सिस पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, जनरली 90 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप, सही है। ये सारी बातें आपने पढ़ी। उसके बाद डिसोसिएटिव मैकेनिज्म की अगर बात की जाए तो SN1 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का इंटरमीडिएट बनेगा, इट में भी TBP और इट में भी स्क्वायर पिरामिडल। कब स्क्वायर पिरामिडल बनेगा, कब TBP बनेगा, ये कल पढ़ेंगे हम। उसके बाद आपने ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या होता है, सेम। उसके बाद आपने ये कहा कि ये SN1 की जो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म है, ये SN1 है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है क्योंकि लिगेंड भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। फिर आपने ये कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SN1 ऑर्गेनिक SN1 और आपके पास इनऑर्गेनिक SN1। तो ऑर्गेनिक SN1 में कार्बोकैटायन बनता है जो जनरली यहाँ पे एक स्टेबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, कंपेरेटिवली यहाँ को इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा, फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। काइनेटिक्स का जो हमने इसका काइनेटिक एनालिसिस पढ़ा, वो एज इट इज उठा के आपको काइनेटिक्स में भी सवाल पूछा जा सकता है तो याद रहे। फिर आपने ये कहा कि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन क्वाइट लो बनती है, तो इसलिए जनरली Y की कंसंट्रेशन एक्सेस में लेंगे तो हमारे पास जो रेट एक्सप्रेशन आता है उसमें रेट इज इक्वल टू K1 इनटू द सबस्ट्रेट जो हमारा कॉम्प्लेक्स था। तो हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, मोलिकुलरिटी 1 रहेगी, SN1 होगा। और प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया। और उसके बाद हमने फैक्टर ऑफ एक्टिंग में फिर से हमने 2 बातें पढ़ी, एक आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और एक आपके पास स्टेरिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर मेजरली शोन बाई जनरली कौन शो करेगा, हम आगे पढ़ेंगे जब लिगेंड का इफेक्ट करेंगे तो TSL शो करता है, सही है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, सही है। ये क्वेश्चन डिस्कस किया। एक पॉइंट और यहाँ पे समझना, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का एक पॉइंट और समझना है। यहाँ पे देखो एक पॉइंट और यहाँ पे डिस्कस करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का जो रह गया था, ध्यान देना। एक फैक्टर और देखो भाई, देखो ये मेटल था, मेटल के साथ लिगेंड थे, ये थे, ये L' था, X आपका लीविंग ग्रुप था। ये क्वेश्चन और समझ लेना है यहाँ पे। देखो अगर L' हमारा TSL था,
ध्यान दीजिएगा। तो देखो अगर मैं इन लिगेंड की बात करूं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में, तो जनरली आपके पास रेट जो होगा यहाँ पे, ध्यान देना, रेट जो होगा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में, अगर टाइप ऑफ लिगेंड की बात करें तो रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई डोनर लिगेंड। रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई डोनर लिगेंड। पाई डोनर लिगेंड के रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर ये लिगेंड, ध्यान देना भाई, अगर ये लिगेंड आपके पास पाई डोनर आ जाते हैं तो ये मेटल के सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, और मेटल के सेंटर पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इस मेटल का जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, और वो कम इस लिगेंड के लिए भी होगा। ध्यान देना, तो इस लिगेंड के लिए जेड इफेक्टिव अगर कम होगा, ध्यान देना कम होगा, तो ये मेटल टू एक्स बॉन्ड क्या होगा? वीक, इजिली डिसोसिएट कर जाएगा। दूसरी बात ध्यान देना, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का ज्यादा इफेक्ट किसका होगा? टीएसएल का होगा। क्यों? क्योंकि टीएसएल ने और लिविंग ग्रुप ने सेम लोब शेयर कर रखे हैं। तो अगर एल डैश आपका पाई डोनर आ जाता है, या फिर स्पेक्टेटर लिगेंड आपके पास पाई डोनर लिगेंड आ जाते हैं, इफेक्ट ऑफ स्पेक्टेटर लिगेंड या फिर इफेक्ट ऑफ ऑक्सिलरी लिगेंड की बात कर रहा हूं मैं, अगर इफेक्ट ऑफ ऑक्सिलरी लिगेंड की बात कर रहा हूं मैं, अगर ऑक्सिलरी लिगेंड आपके पास पाई डोनर आते हैं तो रेट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अफेक्ट तो ये भी करेंगे, ये भी अफेक्ट करेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के सेंटर पे बढ़ाएंगे, लेकिन जो टीएसएल लिगेंड है और जो आपका लिविंग ग्रुप है, इन्होंने सेम लोब शेयर कर रखे हैं, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ये लिगेंड करेगा, क्योंकि सेम लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी तो ये मेटल टू लिगेंड बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक। तो यहां से आप क्या कहोगे? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई डोनर लिगेंड। सही है। और ये आपके पास अगर यहाँ पे ऑक्सिलरी लिगेंड के इफेक्ट की बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में हमने यहाँ पे डिस्कस किया, तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में भी हमने यहाँ पे एक बात वही फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि टीएसएल और लिविंग ग्रुप ने सेम लोब शेयर कर रखे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा डोनेट करवाएगा, ये मेटल टू लिगेंड बॉन्ड वीक होगा, इजिली डिसोसिएट कर जाएगा। दूसरा, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई एक्सेप्टर लिगेंड। रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई एक्सेप्टर लिगेंड। पाई एक्सेप्टर लिगेंड के रेस्पेक्ट में जो रेट होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है अगर ये लिगेंड पाई एक्सेप्टर आ गए हैं तो आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से मेटल के सेंटर से अपनी तरफ खींचेंगे, क्योंकि पाई एक्सेप्टर है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड आप अच्छे से ओनली सिग्मा डोनर, पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की पहली क्लास में आप डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे हम लिगेंड थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, टाइप ऑफ लिगेंड की बात करते हैं, जहां पढ़ते हो डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड, डिसाइड कैसे करते हैं लिगेंड का क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, और ऐसे ही पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पाई इंटरेक्शन। तो वहां पे हम ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन पाई एक्सेप्टर लिगेंड की बात करते हैं, और जिसको हम समझते हैं एमओटी से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। तो जितने भी अगर यहाँ पे पाई एक्सेप्टर लिगेंड प्रेजेंट है, स्पेक्टेटर लिगेंड कैसे है? पाई एक्सेप्टर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेंगे, मेटल पे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो फिर से मेटल टू एक्स बॉन्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग, और डिसोसिएटिव का रेट क्या हो जाएगा? कम। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन करूं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में, और ध्यान देना ये जो लिगेंड वाला जो बिहेवियर है जो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में हम पढ़ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है, और ये मेजरली कौन शो करता है? मेजर कौन शो करेगा? टीएसएल। माइनर कौन शो करेगा? सीएसएल शो करेगा, लेकिन टीएसएल के कंपेरेटिवली वो माइनर करेगा, क्योंकि टीएसएल और इसने तो सेम लोब शेयर कर रखे हैं भाई। सही है। दूसरी बात, तो कंक्लूजन क्या निकला? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में क्या क्या याद रखोगे? आपने पढ़ा, अगर मैं रिवाइज करूं यहाँ पे, तो जो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म का रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटल टू लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई डोनर लिगेंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई एक्सेप्टर लिगेंड, और जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेटीडी। और सीएफएससी की बात की जाए तो सीएफएससी माइनरली अफेक्ट करेगी, तो वहां पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सीएफएससी की बात करेंगे। सही है। तो इसके बाद पढ़ते रहिएगा, तीनों लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, और जितने भी जो ऑफलाइन स्टूडेंट थे जो जयपुर पढ़ रहे थे भाई, जो टॉपिक हमने ऑफलाइन कवर किए थे उनको अच्छे से रिवाइज करना है। मैक्सिमम को हमने लगभग 15 यूनिट्स वहाँ पे पढ़ चुके थे। सही है। तो अच्छे से। दूसरा, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स खत्म कर चुका हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऐप के अंदर क्वांटम के लेक्चर सारे अवेलेबल है, रिएजेंट के लेक्चर सारे अवेलेबल है, तो उनको जो आपका मन करे वो टॉपिक एक डिसाइड करें, लेकिन मैं फोकस कर रहा हूँ स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स
डायनामिक्स पे, वो मैंने अभी ख़त्म किया है, और कोऑर्डिनेशन का रिएक्शन मैकेनिज्म अभी चल रहा है। इसके बाद जैसे कोऑर्डिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म ख़त्म होगा उसके बाद बात करेंगे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की। सही है, तो फिर से कोरोना से बच के चलना है, स्टे सेफ। कल फिर मिलेंगे 7 बजे।